हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस में। और हम यहाँ जो हमारा टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था पॉलिटी के अंदर मौलिक अधिकार, और उसमें हमने अनुच्छेद देखे थे पूरे कंप्लीट यहाँ से 30 तक। आज हम बात करेंगे जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। और इसमें से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि ये एक अधिकार ना होकर अन्य मौलिक अधिकारों का रक्षोपाय है, यानी अन्य जो मौलिक अधिकार है उनकी ये रक्षा करता है। और इसके अंतर्गत व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की अवस्था में न्यायालय की शरण ले सकता है। याद रखिएगा, मैंने आपको कल भी बताया था कि इससे संबंधित हम क्या कर सकते हैं कि अन्य जितने भी आपको मौलिक अधिकार ऊपर दे रखे थे, हमने जो जितने भी 12 से लेकर 30 तक पढ़े थे, उसके बाद अगर उनमें से आपको किसी का हनन हो रहा हो तो ये आपको रीट्स लगाने का देता है, यानी आप डायरेक्ट न्यायालय की शरण ले सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी इसको कहा है कि अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है। एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है और यह संविधान की आत्मा या हृदय है। तो इस कोटेशन से संबंधित बहुत बार क्वेश्चंस देखे हैं, आप ध्यान रखिएगा। अंबेडकर जी ने इनको यानी इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अब हम इस अनुच्छेद के बारे में बात करें तो देखिए, अनुच्छेद 32 का उद्देश्य, अगर हम बात करें कि अनुच्छेद 32 का उद्देश्य क्या है, तो इसका मूल उद्देश्य संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और समकक्ष उपचारों की व्यवस्था करता है। इसके अंतर्गत केवल मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है, अन्य अधिकारों की नहीं। जैसे गैर संवैधानिक अधिकार, असंवैधानिक लौकिक अधिकार, इनमें सिर्फ आप मौलिक अधिकार, अगर आपको इन मौलिक अधिकारों में से किसी का हनन हुआ है तो आप डायरेक्ट न्यायालय की शरण ले सकते हैं, याद रखिएगा। आइए अब हम पढ़ते हैं कि इस अधिकार के अंतर है क्या क्या। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 32 के तहत एवं उच्च न्यायालय सर्वोच्च अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी कर सकते हैं। यानी आप अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत क्या जारी कर सकते हैं, रीट यानी याचिकाएं जारी कर सकते हैं। और अनुच्छेद 32(2) में कहा गया है कि रीट की चर्चा की गई है जिसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की महत्ता प्रतिपादित होती है। अब देखिए, 5 प्रकार की याचिकाएं हैं। पहली होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हम कहते हैं, इंग्लिश का नाम याद रखिएगा आप, हॉपेस कॉर्पस, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश में नाम पूछ ले जाते हैं। देखिए, ये क्या कहता है कि इसके अंतर्गत गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाले अधिकारी को आदेश देते हैं कि वो बंदी को न्यायालय के सामने उपस्थित करे और कैद करने की वजह बताए। अगर न्यायालय उन कारणों का संतुष्ट होता है तो बंदी को छोड़ने का हुक्म जारी कर सकता है। मान लीजिए किसी को गिरफ्तार कर लिया, बंदी प्रत्यक्षीकरण सीधा सा आप समझिए, आप साधारण सी भाषा में, मान लीजिए किसी को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसको आप नज़रबंद नहीं रख सकते। आप उसे 24 घंटे के अंदर अंदर आपको न्यायालय में उसे उपस्थित करना होगा और उसे आपने कैद क्यों किया है ये बताना होगा। अगर न्यायालय को लगता है कि आपके कारण अस्पष्ट है, असंतुष्ट है, तो उस बंदी को छोड़ने का या जो भी आपने उसको पकड़ा है उसको छोड़ने का हुक्म जारी कर सकता है। तो याद रखिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण इस संबंध में है। आगे है हमारा परमादेश। देखिए, परमादेश यानी कि मैडिमस जिसको हम कहते हैं, इसके द्वारा न्यायालय अधिकारी को आदेश देती है कि वो उस कार्य को करे जो उसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कि ऐसी रीट्स की, मान लीजिए कोई अधिकारी आपका काम नहीं कर रहा है तो न्यायालय उसको डायरेक्ट आदेश देगी कि आपको अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जितने भी एरियाज़ है उससे अगर संबंधित इस व्यक्ति का कार्य है तो आपको वो करना पड़ेगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रतिषेध, हम कह सकते हैं प्रतिषेध। ये रीट्स क्या कहती है कि किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी हो सकता है। इसके माध्यम से न्यायालय के न्यायिक अर्ध न्यायिक संस्थाओं को अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निकलकर कार्य करने से रोकता है। यानी सीधा सा है, प्रतिषेध का अर्थ होता है आपको रोकने की अवस्था, कि अगर आपके न्यायालय से बाहर है तो यहाँ पे आप रीट्स जारी करके, यानी याचिका देकर न्यायालय और न्यायिक को अपने अधिकार क्षेत्र से कार्य करने से रोक सकते हैं। देखिए, सीधा सा अगर हम मुख्य उद्देश्य बात करें तो अधीनस्थ न्यायालय को अपने अधिकारिकता का अतिक्रमण करने से रोकना है। यानी कि अगर अधीनस्थ न्यायालय अपने सीमा से बाहर जाकर कोई फैसला देता है तो इस रीट्स के माध्यम से
न्यायालय है जो उसे रोक सकता है, यानी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय उनको रोक सकता है। ठीक है। अगर हम बात करें विधायिका, कार्यपालिका या किसी निजी व्यक्ति, निजी संस्था के खिलाफ इसका प्रयोग नहीं होता। याद रखिएगा, किसके खिलाफ इनका प्रयोग नहीं होता है? विधायिका, कार्यपालिका और किसी निजी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ आप इसको रोक नहीं सकते, ये उसमें प्रयोग नहीं हो सकता। अधीनस्थ न्यायालय में अगर कुछ है और वो अपने अतिक्रमण से बाहर कुछ कर रहा है तो ये रिट्स लगाकर न्यायालय उसे रोक देता है। नेक्स्ट हम बात करें, देखिए उत्प्रेक्षण जिसको हम बात करते हैं, तो ये उत्प्रेक्षण जो रीट है ये किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी आधिकारिकता का उल्लंघन कर रहा है उसको रोकने के लिए आदेश जारी करते हैं। मान लीजिए अधीनस्थ न्यायालय का कोई न्यायिक व्यक्ति कार्य कर रहा है और वो अपनी सीमा से बाहर जाके कर रहा है तो वरिष्ठ न्यायालय का व्यक्ति उसको रोक देता है, इसलिए उस उत्प्रेक्षण रीट्स का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए उत्प्रेक्षण और आप सोचेंगे प्रतिषेध, इसमें अंतर क्या है? तो देखिए प्रतिषेध रीट उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्रवाई चल रही हो, इसका मूल उद्देश्य कार्रवाई को रोकना होता है। जबकि जो बात करें हम उत्प्रेक्षण रीट, तो ये कार्रवाई समाप्त होने के बाद निर्णय समाप्ति के उद्देश्य में की जाती है। तो ये दोनों अंतर आप याद रखिए, प्रतिषेध कार्रवाई चल रही होती है तब प्रयोग की जाती है, जबकि उत्प्रेक्षण कार्रवाई समाप्त हो जाती है उसके उद्देश्य के बाद प्रयोग की जाती है। आज हमारी जो लास्ट रीट है 5वीं, वो है अधिकार पुच्छा यानी कोक वारंटो। देखो यह कड़ी में अंतिम रीट है, इसका अर्थ है आप क्या प्राधिकार है, यानी मान लीजिए आपने कोई ऐसा पद धारण कर रखा है, वो गलत तरीके से लिया है, तो ये रीट जारी करके उस व्यक्ति को पूछा जा सकता है आपने किस हक से, किस वैधानिकता के तरीके से इस पद को धारण किया है, यह आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है। मान लीजिए कोई पद पे बैठा है और वो गलत तरीके से पद को धारण कर रखा है, तो आप ये रीट लगाकर न्यायालय द्वारा पूछ सकता है न्यायालय उसे कि आपने किस प्रकार से इस पद को प्राप्त किया गया है। ठीक है। साधारण अवस्था में हम बात करें तो संवैधानिक उपचारों को निलंबित नहीं किया जाएगा, संसद इसको लागू करने के लिए उचित अधिनियम बनाएगा। आपातकाल स्थिति में अध्यादेश अथवा अधिनियम के द्वारा भारत या उसके किसी भी प्रदेश में आवश्यकता अनुसार कुछ या सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ये मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं और कौन से नहीं किए जा सकते। जब हमने लाइन वाइज पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होता है, किसी भी कीमत पर नहीं होता है, याद रखिएगा। तो आई होप कि आपको ये रीड्स क्लियर आउट हुई होगी। याद रखिएगा इसका हिंदी प्लस इंग्लिश नेम याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ही क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी इनको क्रम वाइज भी पूछ लिया जाता है, कभी पुराना नाम दे के नया नाम यानी इंग्लिश का नाम पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रीड्स कंप्लीट समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।